नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम किरण है। आज मैं आप लोगों को बड़ी ही रोचक बात बताने जा रहा हूँ। जानना चाहते हैं वो बात क्या है? थोड़ा रुको, मैं आपको बताऊंगा। परंतु आओ इसे मजे से सुने और ध्यान से समझें। उस चमकते हुए सूरज को देखो। हम सभी जानते हैं कि सूरज हमें रोशनी देता है, ये हमें ऊर्जा देता है। वास्तव में तो ये हमें जिंदगी देता है। और हाँ, सूरज के बगैर इस दुनिया की कोई भी सजीव चीज जिंदा नहीं रह सकती। मगर अब कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन्हें हम में से अधिकतर लोग नहीं जानते। हमें जीने के लिए इतनी सारी चीजें देने वाला यही सूरज विकिरण का उत्सर्जन भी करता है। हाँ, सूरज विकिरण का उत्सर्जन भी करता है। आपको विश्वास नहीं होता? हो सकता है कि आप अब भी विश्वास ना करें, मगर थोड़ी देर बाद आप विश्वास करने लगेंगे। विज्ञान के माध्यम से सिद्ध किया जा चुका है कि न केवल सूरज बल्कि संपूर्ण विश्व विकिरण उत्सर्जित करता है। विकिरण उत्सर्जन एक प्राकृतिक घटना है और ये इस पृथ्वी के निर्माण के समय से ही विद्यमान है। और ये हर जगह है। ये पहाड़ों में है, घाटियों में है, भूमि पर है, आकाश में है, पौधों में है। हम जिस घर में रहते हैं वहाँ है। यहाँ तक कि हम जिस हवा में सांस लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, जो पानी हम पीते हैं, और शायद आपको विश्वास न हो, ये हमारे अपने शरीर में भी मौजूद है। इस प्रकार विकिरण हर जगह है। वास्तव में ये प्रकृति का एक हिस्सा है। दुनिया में इससे भी आश्चर्यजनक चीजें मौजूद हैं, परंतु ये सीधी सीधी किंतु सच्ची वास्तविकता है। और यही वो बात है जो मैं आज आप सभी को बताने जा रहा हूँ। हाँ, हमारी आज की चर्चा का विषय यही है, विकिरण। तो दोस्तों, इसके बारे में और जानना चाहते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। शुरुआत विकिरण की प्रारंभिक जानकारी से करते हैं। विश्व में प्रत्येक वस्तु परमाणुओं से बनी है, चाहे वे जीवित प्राणी जैसे मानव, पशु, पक्षी, कीट पतंगे हो, या निर्जीव वस्तुएं जैसे पत्थर, बालू, धातुएं आदि हो। सभी के सभी तत्व परमाणुओं से बने हैं। इस ब्रह्मांड के कुछ तत्वों में ऊर्जा की अधिकता होती है। प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में कुछ तत्व अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का वैद्युत चुंबकीय तरंगों या कणों के रूप में विसर्जन करते रहते हैं, और इस अतिरिक्त ऊर्जा को ही हम विकिरण के नाम से जानते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो विकिरण और कुछ नहीं बल्कि तत्वों के द्वारा विसर्जित की जाने वाली अतिरिक्त ऊर्जा है। अब हम जान गए हैं कि विकिरण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, और चूंकि ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, अतः विकिरण का स्तर भिन्न भिन्न तत्वों में और भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। समझे? बहुत सरल है ना? आओ अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मेरा मतलब है कि विकिरण के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानकारी करते हैं। प्रकृति में हर जगह और हर वस्तु में रेडियोधर्मी तत्व होते हैं। अतः पेड़ पौधे, पहाड़, भूमि, जलाशय आदि सब विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। इसे प्राकृतिक विकिरण या नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। हमें सूरज से निकलने वाली ब्रह्मांडीय किरणों से तथा अंतरिक्ष में मौजूद विभिन्न वस्तुओं से भी विकिरण प्राप्त होता है। ये भी पूर्णतया प्राकृतिक ही है। मनुष्य द्वारा बनाई गई विभिन्न वस्तुओं जैसे एक्सरे मशीन, सिटी स्कैन, न्यूक्लियर रिएक्टर, रेडियो मशीन आदि से मिलने वाले विकिरण को कृत्रिम विकिरण या आर्टिफिशियल रेडिएशन कहा जाता है। एक रोचक बात ये है कि विकिरण को वश में किया जा सकता है। प्राचीनतम काल से ही मानव की किसी नई खोज के प्रति पहली प्रतिक्रिया भय, सावधानी व सुरक्षा की रही है। नई चीजों को स्वीकारने में उसे वक्त लगता है। जब आग की खोज हुई थी तो पहले मनुष्य इसे डरा करता था,
परंतु आज हम आग को काबू में लाना सीख गए हैं और उसका दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं। मूक फिल्मों के चलने के जमाने में सन 1903 में एक फिल्म आई थी, द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। जब लोगों ने पहली बार पर्दे पर एक ट्रेन को तेजी से जाते देखा तो वे डर गए और हॉल से भागने लगे, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि गाड़ी पर्दे से बाहर आ जाएगी और उन्हें कुचल डालेगी। मगर आज हम सिनेमा हॉल में 3D फिल्में देखते हैं और इसके रोमांच का आनंद लेते हैं। बात यह है कि मानव नई खोजों या विकास का अपने जीवन की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना सीख लेता है। विकिरण भी ऐसी ही एक चीज है, बिल्कुल प्राकृतिक, पूर्णतया नियंत्रण योग्य और मानवता के लिए सचमुच एक वरदान है, न कि कोई ऐसी चीज जिससे हमें भयभीत होना चाहिए। आइए इसे और स्पष्ट करते हैं। अब आप जान गए हैं कि विकिरण प्रकृति का ही एक हिस्सा है, तो आइए अब देखते हैं कि इस विकिरण के क्या लाभ हो सकते हैं। स्वास्थ्य शुश्रूषा व औषधियों में विकिरण अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एक्सरे ये एक प्रकार का विकिरण है जिससे बीमारियों का पता लगाया जाता है। एक्सरे व सीटी स्कैन की सहायता से अनेक खतरनाक बीमारियों जैसे कैंसर आदि का प्रारंभिक अवस्था में ही पता लगा लिया जाता है, जिससे विश्व में हजारों जिंदगियां बचा ली जाती हैं। एक भ्रांति है कि विकिरण से कैंसर हो जाता है, परंतु वास्तविकता ये है कि हम विकिरण के माध्यम से मनुष्य की कैंसर से रक्षा करते हैं। रेडियोथेरेपी कैंसर से बचाने का अंतिम उपाय होती है। विकिरण का एक अन्य महत्वपूर्ण उपयोग कृषि में किया जाता है। विकिरण से किसानों को अधिक पैदावार मिलती है। इससे फसलों पर लगने वाले कीटों को भी नियंत्रित किया जाता है। विकिरण खाद्य परिरक्षण में भी सहायता करता है। उदाहरण के लिए विकिरण के माध्यम से अनाज व वनस्पतियों जैसे प्याज व आलू को काफी लंबी अवधि के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। इसी रीति से विकिरण का प्रयोग करके मसालों को भी लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। विकिरण का प्रयोग सुरक्षा प्रणालियों में भी किया जाता है। हवाई अड्डों या रेलवे स्टेशनों पर जिन उपकरणों से आपके सामान की जांच की जाती है, वे उपकरण विकिरण का ही प्रयोग करते हैं। इस विकिरण को स्वीकार करने के कई फायदे हैं। भ्रांतियाँ सदैव भ्रांतियाँ ही रहेंगी, जिन्हें किसी न किसी दिन समाप्त कर दिया जाएगा। किसी भी चीज की अधिकता हमेशा बुरी होती है। हर चीज की एक सीमा होती है। आप कितना खाना एक बार में खा सकते हैं, कितना पानी एक बार में पी सकते हैं, उसकी भी एक सीमा है। आपकी गाड़ी चलाने की गति की भी एक सीमा है। ठीक इसी प्रकार विकिरण मात्रा की भी एक सीमा है। इसे ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों ने विकिरण के स्तरों की जांच तथा इसे सीमा में बनाए रखने के लिए कई प्रणालियां स्थापित की हैं। संपूर्ण विश्व के प्राकृतिक व कृत्रिम विकिरणों के स्तरों की अनेक राष्ट्रीय व साथ ही अनेक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा नियमित रूप से जांच की जाती है। आइए अब देखते हैं कि आम जनता के लिए विकिरण के स्वीकार्य स्तर क्या हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दूरी को मीटर या किलोमीटर में मापा जाता है, ठीक उसी प्रकार विकिरण को सीवर्ट व माइक्रोसीवर्ट में मापा जाता है। आम जनता के लिए स्वीकार्य विकिरण डोज मात्रा सीमा 1000 माइक्रोसीवर्ट प्रति वर्ष है। इसे और सरलता से समझते हैं। आइए सरलता के लिए इसे 1000 यूनिट मान लेते हैं। तो अब हमें मालूम है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रकृति व मानव निर्मित स्रोत दोनों से विकिरण प्राप्त करते हैं, परंतु इन स्रोतों से प्राप्त होने वाले विकिरण के स्तर क्या हैं? छाती का एक्सरे करवाने से आपको प्रति एक्सरे 50 यूनिट विकिरण प्राप्त होता है, जबकि एक सिटी स्कैन से आपको 6000 यूनिट की विशाल डोज प्राप्त होती है। हाँ, केवल एक बार में ही। लगभग 5 घंटे की एक आवागमन हवाई यात्रा से आपकी विकिरण मात्रा में 200 यूनिट का इजाफा हो जाता है। बात यही खत्म नहीं होती।
विकिरण से भरे इस विश्व में रहते हुए आप प्रत्येक वर्ष 2400 यूनिट प्राकृतिक विकिरण डोज प्राप्त करते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे देश में केरल के तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक विकिरण प्राप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक पृष्ठभूमि विकिरण अधिक है। और आपको ये जानकर आश्चर्य तो होगा, परंतु यह एक सिद्ध सत्य है कि यदि आप किसी न्यूक्लियर संयंत्र के आसपास रहते हैं तो आप केवल नाममात्र विकिरण प्राप्त करते हैं। हाँ, ये सच है और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया जा चुका है कि भारतीय परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB द्वारा निर्धारित 1000 माइक्रोसीवर्ट प्रति वर्ष की स्वीकार्य सीमा के मुकाबले आपको केवल 0.42 से 39.6 माइक्रोसीवर्ट प्रति वर्ष का ही विकिरण प्राप्त होता है। अब मैं आपको एक रोचक जानकारी देने जा रहा हूँ। ये लो, ये एक केला है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इसे रोज खाता हूँ। और मुझे लगता है कि आप सभी लोग भी इसे रोज खाती होंगे। ये स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। मजेदार बात यह है कि रोज एक केला खाने से एक व्यक्ति किसी न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र के नजदीक रहने वाले व्यक्ति के मुकाबले अधिक विकिरण प्राप्त करता है। ये कम से कम 3 गुना अधिक होता है। अध्ययन बताते हैं कि 1 वर्ष तक प्रत्येक दिन एक केला खाने वाले व्यक्ति को लगभग 36 यूनिट या 36 माइक्रोसीवर्ट का विकिरण प्राप्त होता है, जबकि किसी न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र के नजदीक रहने वाले व्यक्ति को 1 वर्ष में लगभग 10 यूनिट या 10 माइक्रोसीवर्ट का ही विकिरण प्राप्त होता है। इस प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों, हमने देखा कि विकिरण एक प्राकृतिक घटना है और ये केवल न्यूक्लियर रिएक्टर से ही संबंधित नहीं है, बल्कि प्रकृति में प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है। वास्तव में किसी न्यूक्लियर संयंत्र के चारों ओर का विकिरण प्राकृतिक विकिरण की तुलना में नगण्य होता है और स्वीकार्य सीमा से काफी कम होता है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि न्यूक्लियर संयंत्र बिजली का उत्पादन करने के दौरान विकिरण उत्पन्न करते हैं, परंतु इसे इसके चारों ओर लगे अनेक सुरक्षा कवचों के माध्यम से पूर्णतया नियंत्रित कर लिया जाता है। न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र की डिजाइनिंग इस प्रकार की जाती है कि न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र के रिएक्टर भवन से प्रारंभ होकर अनेक स्तरों तक सुरक्षा अवरोध उपलब्ध रहते हैं। प्राथमिक व द्वितीयक सुरक्षा अवरोध न्यूक्लियर रिएक्टरों को चारों ओर से ढके रहते हैं और एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह कार्य करते हैं। इसके साथ ही न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र के चारों ओर 1.6 किलोमीटर की त्रिज्या में एक अपवर्जन क्षेत्र होता है, जो संरक्षित क्षेत्र होता है और अगले सुरक्षा कवच का कार्य करता है। संयंत्र से लगा हुआ चारों ओर का ये अपवर्जन क्षेत्र इतना सुरक्षित होता है कि अनेक किस्म के पौधे, पक्षी व पशु यहाँ पर किसी प्रतिकूल प्रभाव के बगैर स्वच्छंद निवास करते हैं। इसके बाद न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र के चारों ओर का 30 किलोमीटर का क्षेत्र आता है। विकिरण स्तरों के सतत निरीक्षण के लिए सभी न्यूक्लियर विद्युत संयंत्रों में पर्यावरण सर्वेक्षण प्रयोगशाला ESL द्वारा इस 30 किलोमीटर के क्षेत्र में से पानी, भूमि, खाद्य पदार्थों, सजीव वस्तुओं व वृक्षों के नियमित नमूने एकत्रित किए जाते हैं। विकिरण विशेषज्ञों द्वारा इन नमूनों की गहन व नियमित जांच की जाती है। इससे इस क्षेत्र में विकिरण स्तरों की निगरानी रखने में सहायता मिलती है। कुल मिलाकर ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है कि नियंत्रित विकिरण से कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि ये मानवता के लिए बहुत लाभकारी भी है। तो दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप लोग इतने बुद्धिमान हैं कि वास्तविकता को समझ लेंगे और भ्रांतियों पर विश्वास नहीं करेंगे। मुझे खुशी है कि आप लोग यह समझ गए हैं कि विकिरण प्राकृतिक है। ये आदिकाल से मानव का हमसफर रहा है और सबसे खास बात यह है कि मानवता के लिए वरदान है। दोस्तों, अब विदा लेने का समय आ गया है।
आप सबसे बात करके मुझे बहुत खुशी मिली है और हम फिर किसी दिन अन्य रोचक विषय पर बात करेंगे। इस बीच यदि आपको विकिरण पर कोई अन्य जानकारी लेनी हो तो कृपया cpcc@npcil.co.in पर हमें ईमेल करें। हम वो जानकारी आपको तत्काल सुलभ कराएंगे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा।